लगा है नहीं ये डिवाइस पूरा आपका। चलो ठीक है, ये भी ये गीला है। डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, है ना, कि डीएनए की क्षति कैसे होती है और मरम्मत कैसे होती है। तो कल हमने क्षति तो पढ़ ली थी। क्षति कब कब होगी, या तो रासायनिक कारण हो या भौगोलिक कारण हो, या फिर क्या हो उसमें रासायनिक कारणों में क्या क्या आ जाएंगे, कोई केमिकल वगैरह, या फिर वातावरणीय कारण, है ना। जब वातावरण की वजह से डीएनए में क्षति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वातावरण की क्षति वाले डीएनए को हम कहते हैं डीएमिनेशन, है ना, विअमीनीकरण। और विअमीनीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें मुख्य रूप से क्या आता है कि वातावरण दो तरीके से अटैक करता है, ठीक है। यानी कि या तो एक ही डीएनए के केवल एक क्षार को हटाए, या फिर क्या करे, दो क्षारों को हटाए। जब दो क्षारों को हटाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्वि डाइमर, है ना, मोनोवैलेंट कल पढ़े थे अपन ने। और एक को हटाएगा तो 1 लाख, है कि नहीं। जब दो को हटाए तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दो न्यूक्लियोक अम्लों को हटाने के लिए क्या होगा, डाइमर बोलेंगे ना, डाइमर स्थिति बनेगी। तो वो कौन करेगा, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से वो हटेंगे। और अगर मोनोमर की बात करें हम, मोनोमर का मतलब क्या हो गया, 1 लाख, एक ही डीएनए को उसे बोलेंगे मोनोअडक्ट, और दो को क्या बोलेंगे, डाइअडक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो न्यूक्लियोटाइड की क्षति होती है अल्ट्रावायलेट की वजह से। और मोनोअडक्ट होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि ऐसे उत्परिवर्तित जन जो उत्परिवर्तन जनित करते हैं, उत्पन्न करते हैं, नाम क्या है, जैसे HNO2 है, वो केवल एक ही डीएनए के अणु को हटाने का, एक ही सॉरी डीएनए में से एक ही न्यूक्लिक अम्ल में से नाइट्रोजनी क्षार को हटा देता है, ठीक है। तो उसके बाद आगे की कहानी, अब तक हमने क्या पढ़ा कि क्षति कैसे होती है, अब क्या पढ़ेंगे, मरम्मत कैसे होती है, ठीक है। अब मरम्मत के लिए क्या होगा, मरम्मत को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डीएनए रिपेयर। कोशिका खुद ही इतनी क्षमता रखती है कि अपने डीएनए के खराब हिस्से को ठीक कर सके, क्योंकि खराब हिस्से को सही करेगी तभी आगे की कोशिका में विभाजन वगैरह होंगे। अगर नहीं हुआ तो कल बताया था ना कि कोशिका विभाजन का चेक पॉइंट होता है, वहां पे कोशिका विभाजन को रोक दिया जाता है, ठीक है। तो डीएनए रिपेयर के लिए, क्योंकि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, तो उसके लिए टूट फूट या क्षति वाले हिस्से को हटाने के लिए जो विधियां हैं वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सी विधियां हैं, मुख्य रूप से 3-4 विधियां आपके उसमें दे रखे हैं कोर्स में, ठीक है। तो अभी क्या है आपका बीएससी सेकेंड ईयर, है ना, इंजीनियर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, डीएनए रिपेयर या डीएनए मरम्मत, सुधार करेंगे, ठीक है। सुधार के लिए क्या क्या विधियां हैं, देखो पहली विधि जो होती है वो होती है कर्तन सुधार। कर्तन सुधार क्या होता है कि जब डीएनए के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत की जाए, है ना। क्षतिग्रस्त का मतलब है कहीं कोई नाइट्रोजनी क्षार ठीक से नहीं जुड़ा हो, या टूटे फूटे हिस्से हो बीच में, जैसे कि आपने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए प्रतिकृतिकरण के टाइम पर, कि जो ये डीएनए है इसमें क्या है, ये स्थिति थी इसकी, खुल गया था। एक तो सीधा बनता है 5 से 3 की दिशा में, यहाँ आरएनए प्राइमर लगा होना चाहिए। आरएनए प्राइमर को कौन, हाँ, फिर बाद में क्या होगा, ये आगे डीएनए के खंड ऐसे इसके अनुसार आते चले जाएंगे। फिर लास्ट एंड फाइनली ये याद रख लेना, डीएनए के खंड से आरएनए के बने हुए नए प्राइमर को बनाता कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और हटाने का काम, यहाँ से अब ये डीएनए प्राइमर हटना चाहिए ना, क्योंकि बनाना तो क्या है, डीएनए है। तो जब ये हटेगा तो इसे हटाने में कौन काम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट
ये याद रखें, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि आरएनए प्राइमर को हटाता कौन है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब सुनो भाई, ये आरएनए पॉलीमरेज वगैरह हटे, इसके बाद यहाँ जो खंड बने वो क्या थे, वैज्ञानिक थे ओकाजाकी, उन्होंने डिस्कवर किए थे, तो उन्हें क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड। ये तो लाइगेज के द्वारा भर दिए जाते हैं। अगर रह जाए कभी तो, ये पूरा ऐसे युग्मन होना था इसका, ये रह गया अधूरा, मान लो ये वाला खंड रह गया अधूरा, ये एक ही आया, दूसरा नहीं आया, तो इस स्थिति में क्या होगा, या ए के सामने क्या आता है, एडिनाइन के सामने हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन आता है, साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानाइन आता है। अगर ना आए, सी के सामने टी आ गया, कोई भी बॉन्ड बन गया, तो हो गई ना गड़बड़। तो इस तरीके की जो क्षति होती है, इस तरीके की जो समस्या है, उसे रिपेयर करने के लिए कर्तन विधि अपनाई जाती है। कर्तन मतलब क्या होता है, काट दो, कर्तन सुधार, देखो इसका नाम ही कर्तन सुधार। कर्तन मतलब काट करके कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कर्तन कहते हैं ना, कर्तन। तो ये क्या हो गया, कर्तन सुधार। कर्तन याद रखना है ना, बर्तन मत सुन लेना, कर्तन सुधार, ठीक। तो इसमें क्या होगा, कर्तन सुधार में, कि एक्सिशन रिपेयर इसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, डीएनए के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के लिए क्षतिग्रस्त हिस्सों को कटाव द्वारा नवीन अनुक्रमों का संश्लेषण कर दिया जाता है, ठीक है। ए के सामने टी आ गया तो सही बात है, सी के सामने टी आ गया तो गलत बात है, तो सी को, उस हिस्से को, टी को क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, और उसकी जगह पर जी लाया जाएगा, क्योंकि जी क्या है, जी किससे जुड़ा हुआ है, ये डीएनए, ठीक है जी। अब मान लो यहाँ सी के सामने टी आ गया, ये तो गड़बड़ है। अब इस टी को, अगर यहाँ बॉन्ड 3 है, फिर यहाँ टी बिल्कुल गलत। अब टी को क्या, टी क्या है पीछे, टी यहाँ एक तो शर्करा से जुड़ा होगा, और शर्करा फॉस्फेट से जुड़ा होगा, और आपको मैंने बताया था जहां नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फॉस्फेट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड पूरा का पूरा हट करके यहाँ आएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, इन अनुक्रमों को टूटे हुए हिस्सों में जोड़ दिया जाता है, नया वाला उठाया जाएगा और वहां जोड़ दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में बहुत सारे एंजाइम काम में आते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, ठीक है। कैसे, टूट फूट वाले क्षतिग्रस्त हिस्सों की पहचान के लिए, है ना, डीएनए स्थलों की पहचान करेगा सबसे पहले एक एंजाइम, न्यूक्लियस क्षारकों का विस्थापन करेगा, फिर पॉलीमरेज नए क्षारों को लाएगा, बनाएगा, और डीएनए रज्जुकों की टूट फूट के कारण पैदा हुए डीएनए के खाली स्थानों को भरेगा। और भरने का काम हमेशा कौन करता है, लाइगेज, और लाने का काम, नए न्यूक्लियोटाइड बनाने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज, और वहां से पुराने वालों को हटाने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियस, ठीक। तो कुल मिला के 3-4 एंजाइम्स हो गए ना। डीएनए के नवनिर्मित हिस्सों का मुख्य खंड से जुड़ाव संपन्न होता है इस तरीके से, ठीक। यानी कि देखो यहाँ पर क्या होगा, ये डीएनए का कोई खंड टूट फूट वाला रह गया, या फिर कई बार क्या होता है, ये तो अदला बदली हो गई, ये डीएनए है, ये इसका कोई खंड था जो मिसमैच हो गया, है ना, मिसमैच, या मान लो यहाँ टूटा हुआ हिस्सा था, यहाँ तो टी है लेकिन यहाँ ए है ही नहीं है, तो क्या होगा, सबसे पहले इसको पहचाना जाएगा कि ये टूटा फूटा है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहचान, पहचान करी जाएगी कि टूट फूट है या कोई गलत अनुक्रम आ गया है। तो इसके लिए, और यहाँ से अगर यहाँ गलत है, देखो खाली है तो अलग बात है, अगर गलत है, इसके सामने मान लो सी लगा हुआ हो, तो फिर पहचान की जाएगी किस तरीके की टूट फूट है, और उसके बाद अगर गलत जुड़ा हुआ है तो उसे हटाया जाएगा। गलत मतलब पहचान एवं
गलत अनुक्रम का क्या होगा, विस्थापन होगा ना, यहाँ से हटाया जाएगा, उसे विस्थापित किया जाएगा, बहिष्कृत किया जाएगा। इस काम को कौन करेगा, न्यूक्लियेज। एंजाइम कब बोला जाता है, जब उसके पीछे एज आ जाता है। किसके पीछे, ज्यादातर रिएक्टेंट यानी कि जो क्रियाकारी होते हैं उसके पीछे जनरली क्या कर देते हैं, एज लगा देते हैं। उससे पता चलता है कि ये क्या है, उसका नाम है। और एज लगे हुआ केमिकल ही क्या होता है, एंजाइम बोला जाता है। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम वो विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो किसी भी जैविक क्रिया को संपन्न करवाने के लिए जरूरी होती है। मतलब अगर वो एंजाइम नहीं होगा तो क्या वो क्रिया नहीं होगी, होगी, क्रिया तो होगी, लेकिन उस एंजाइम की वजह से वो क्रिया बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी तो धीमे धीमे होने लग जाएगी। समझ आ रही है बात। हार्मोन और एंजाइम में यही अंतर होता है। हार्मोन अगर नहीं होगा ना तो उससे संबंधित काम भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही जैविक है। ठीक है, और हर प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करे जरूरी नहीं है, लेकिन एंजाइम की तरह काम करने की क्षमता केवल प्रोटीन में ही होती है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। इस डेफिनेशन को समझ लेना। तो पहचान और गलत अनुक्रम का विस्थापन कौन सा एंजाइम करेगा, न्यूक्लियेज। उसके बाद क्या होगा, नए निर्मित डीएनए रज्जुकों को टूट फूट के कारण पैदा हुए डीएनए के खाली स्थानों में भरा जाएगा। ठीक है, नए डीएनए अनुक्रमों को खाली या टूट फूट वाले डीएनए स्थल में भरना, ये काम कौन करेगा, जगह तो खूब है, फालतू में कंजूसी कर रहे। चलो इधर लिखते हैं, ये काम किसने किया, न्यूक्लियस ने। ठीक है, और ये काम किसने किया, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, उसके बाद तीसरा काम क्या है, नए डीएनए खंडों को जोड़ना, आपस में जोड़ेंगे ना, मतलब लाके यहाँ रख तो दिया, लेकिन अब पुराने वाले से जोड़ना भी तो जरूरी है, यहाँ ए ले आया। ठीक है, तो नए डीएनए खंडों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, जोड़ना। तो ये काम जो है वो कौन करेगा, लाइगेज एंजाइम करता है। लाइगेज एंजाइम कई बार पूछ लिया जाता है आगे, आप इसी में बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि आपका जो पेपर चल रहा है आपको पता होना चाहिए, सेकेंड ईयर में आपका जो फर्स्ट पेपर चल रहा है ये, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी का फर्स्ट पेपर है ये। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी मतलब आणविक जीव विज्ञान एंड बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, उसमें है ये टॉपिक। ठीक है, और उसमें भी क्या है, आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही है। ठीक है, अच्छा जी, उसमें आगे क्या है, आगे आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, एक का डीएनए निकाला और दूसरे के साथ जोड़ दिया। तो कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन दिए रहते हैं, कई बार छोटे क्वेश्चंस आए उसमें भी आ सकता है, या डायरेक्टली आपसे ऑप्शन ना दे पूछ ले, या कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले नजर जाती है बच्चों की डीएनए पॉलीमरेज, हो गया काम, बस वही काम खराब हो जाता है। तो क्या लिख के आओगे आप लोग, लाइगेज, याद रखना, क्योंकि डीएनए के भाई एक जंतु में से या एक पौधे में से डीएनए निकाला एक जीव में से और दूसरे जीव में डाला, तो उन दोनों का डीएनए जुड़ेगा नहीं, तब तक आगे काम होगा नहीं ना। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको,
है तो हम बॉटनी के, पर ठीक है चलो कभी कभी जूलॉजी में समझ लेते हैं एक चीज। एक एंजाइम है मानव निर्मित एंजाइम, उसका नाम है ह्यूमिलिन। पता है किसी को ह्यूमिलिन क्या है? देखो भाई, ह्यूमिलिन ह्यूमन मेड इंसुलिन, वो इंसुलिन जो किसने, इंसुलिन कहाँ बनता है? पैनक्रियाज है ना, अग्न्याशय जो है उसकी अल्फा बीटा डेल्टा 3 सेल्स में से बीटा कोशिकाओं से बनता है। और बीटा कोशिकाएं क्या हैं? उस ऊतक का हिस्सा है जिस ऊतक का नाम क्या है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं नामक ऊतक कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय में। तो इसमें बनाया गया है ना इंसुलिन। पहले क्या है, पिग होता है ना, जो पिग, तो उसकी अग्न्याशय में से निकाल करके लगाते थे, तो कुछ लोगों को एलर्जी हो गई, टेंशन हो गई, किसी को सूट नहीं किया, तो फिर ह्यूमन मेड बनाया, ठीक है। या इस तरीके से और भी कई बार क्या होता है कि किसी इकोलाई में से, यानी कि मान लो हमें किसी बीटी कॉटन का भी एग्जाम्पल चलता है अपने, चलो बीटी कॉटन का देखते हैं। बीटी बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये है कोर्स में। बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया था, जीवाणु, जिसमें से निकाला गया एक प्रोटीन, एक डीएनए का खंड निकाला, और उस डीएनए का खंड का नाम रखा गया क्राइजीन। क्राइजीन क्यों? डीएनए का वो टुकड़ा जो प्रोटीन बनाता है उसे जीन कहते हैं, और मुख्य रूप से उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। क्राइजीन क्यों? ये पत्तियों में डाला गया, और पत्तियों में जाकर के कॉटन की जब इस जीन ने, तो कॉटन के डीएनए से इस डीएनए का जुड़ना जरूरी है, जुड़ेगा तभी तो ये उसके साथ मर्ज होकर के, मिक्स होकर के अपनी प्रोटीन बनाएगा। फिर वो प्रोटीन जब पौधों में फैलेगी तो उसे अगर कीड़ा खा गया उस पत्ती को, तो कीड़ा चिल्लाने लग जाता था, क्राई। क्यों? क्योंकि इससे बनी हुई प्रोटीन, ये आरएनए बनाएगा, और आरएनए से फिर बनी हुई जो प्रोटीन थी, वो प्रोटीन जब कीड़े के अंदर जाती थी तो उसकी सलाइवा के साथ मिक्स होकर, उसकी लार में मिक्स होकर के ये ऐसा विषैला पदार्थ बना देती थी कि उसकी आंतों में छेद हो जाते थे। तो कितनी बुरी तरह मरेगा कीड़ा। फिर दोबारा दोबारा किसी कीड़े की हिम्मत होगी उस पेड़ को खाने के लिए। इस तरीके से बीटी कॉटन कपास के पौधे में लगाया गया था। तो कॉटन के पौधे की पत्ती में इस कॉटन के पौधे के डीएनए के साथ बैसिलस थुरिंजिएंसिस का डीएनए जोड़ा गया, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको जोड़ने की जरूरत है ना, तो सबसे ज्यादा कौन काम में आया है यहाँ बताओ? लाइगेज आया ना। डीएनए पॉलीमरेज का कोई लेना देना रहा क्या? नहीं रहा ना। वो कब रहता है? जब क्लोन बनाने हैं ऐसे बहुत सारे, कम से कम 1000-2000 बनाने पड़ेंगे, तब 100-500 पेड़ों में तुम अप्लाई करोगे तब जाके काम होगा। वो पूरी प्रोसीजर अपन बाद में पढ़ेंगे। अपना टॉपिक फिलहाल का ये है कि नए डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज। और बायोटेक्नोलॉजी में वो लाइगेज आ गया तो बता दिया कि बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? लाइगेज, ठीक है। चलो भाई, कर्तन सुधार तो हो गया आपका पूरा। अच्छा, इन सब एंजाइम्स को कहते क्या है? ये सब एंजाइम बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे को क्या कहते हैं? मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या हिंदी में कहते हैं बहुल एंजाइम। अब कॉम्प्लेक्स को तो कॉम्प्लेक्स कहो या समुच्चय कहो, अब वो तुम्हारी इच्छा है, तुम हिंदी में पढ़ना चाहो या अंग्रेजी में, मैं दोनों में लिख देती हूँ, ठीक है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या इसे कहते हैं बहुल, अरे भगवान, बहुल एंजाइम। अब एंजाइम को ना वैसे हिंदी में किण्वक कहते हैं, ठीक, तो एंजाइम ही ठीक है, इतना तो हिंदी फिर तुम्हें याद में मुश्किल हो जाएगी। बहुल एंजाइम, और ये जाएगा समुच्चय, ठीक है। अब बहुल एंजाइम समुच्चय के बाद अगला जो आता है वो है अपना क्या? कर्तन सुधार के बाद दूसरा रिपेयर का जो मेथड होता है वो है प्रकाश पुनः सक्रियण, यानी कि फोटो रिएक्टिवेशन। क्या होता है? अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी विकिरणों में उद्भासित हो जाता है ना कभी कभी, तो डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो जब उसे मरम्मत किया जाता है, उस डीएनए को सुधारने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, क्योंकि वो
क्या है, फोटो रिएक्टिवेशन, यानी प्रकाश पुनः सक्रियण, फिर से डीएनए को प्रकाश के द्वारा जो डीएनए क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज भी क्या है, प्रकाश का ही एक प्रकार हो गई ना, उसी की किरणें है, उसमें ही है। आवाज आ तो रही है, हाँ ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे इसमें है कि अब क्या हुआ, आगे जो डीएनए अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया, उसे ठीक किया जाएगा। और उसे ठीक करने के लिए विजिबल लाइट, विजिबल लाइट कौन सी होती है, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश वो होता है, कौन सा दृश्य प्रकाश होता है, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं, जिसकी रेंज, फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ पता होगा ना, या तो प्रकाश कण के रूप में चलता है या फिर विकिरण, है ना, यानी कि तरंगों के रूप में चलता है। डाउल नेचर पढ़ी होगी, डे ब्रॉगली वगैरह की आप लोगों ने। तो जब तरंग के रूप में चलता है प्रकाश, तो एक बार ऊपर की तरफ जाएगा मेन एक्सिस से और एक बार नीचे की तरफ जाएगा। तो इन दोनों क्रेस्ट के बीच की जो दैर्ध्य होती है, मतलब सॉरी, इन दोनों तरंगों के बीच की जो लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, और उसे लैम्डा से शो करते हैं ना। तो इसी तरीके से लगभग 380 से लेकर के और आपका 480 सॉरी 700 के करीब, जो 780 तक के करीब का जो रेंज है, वो विजिबल लाइट हो गया आपका, जिसके अंदर विबग्योर यानी बैनी आह पी ना ला पड़े होंगे, प्रिज्म में से निकलने वाले जो हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या, ले लिया तो ठीक है, और अगर नहीं लिया तो इसको बैक करके आप लोग फिर ले लेना, ठीक है, अभी तो लाइव चल रहा है। ठीक, तो डीएनए की रिपेयर का एक मेथड हमने पढ़ लिया, कर्तन सुधार विधि, पहले काटो फिर सुधारो, ठीक है, रिज्वाइन करवा, ठीक है, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक।